आज मैं बात करूंगा इसमें दैनिक जागरण जो है इसमें देखना है कि कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट्स है, कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट्स नहीं है। इसके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है, तभी आपको पता चलेगा। जब आपका सिलेबस आप अपने सामने रख सकते हैं कौन सी आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट्स है और कौन सी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट्स नहीं है। इस बात को ध्यान देते हुए आपको सबसे पहले ये करना है कि पूरे न्यूज में आपको ब्रीफिंग करना जरूरी है। जिस हिसाब से आप जानते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उससे पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और माननीय प्राइम मिनिस्टर जी सभी एक ग्रुप में बैठ करके ब्रीफिंग करते हैं कि हमें क्या बात करना है, किस हिसाब से अपने बात को रखना है किसी दूसरे के सामने, किसी दूसरे देश के सामने। इसी हिसाब से आपको भी उसी हिसाब से तैयारी करना है जिस हिसाब से एक जागरूक स्टूडेंट इस सिविल सर्विस को तैयारी करते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि कौन हमारी न्यूज इंपॉर्टेंट्स है, कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स नहीं है। चलिए हम बड़ी बात ये देख लेते हैं। राजधानी में मोदी का रोड शो, जय श्री राम के नारे से हुए स्वागत। कहने का मतलब कि यह न्यूज जो है आपको सिविल सर्विस के लिए ये आपको न्यूज नहीं है, इसीलिए आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको स्क्रिप करके आगे की ओर आप बढ़ते चलेंगे। दूसरी पॉइंट है आपके सामने में जजों के नियुक्ति से में और सरकार की भी हिस्सेदारी। आप जानते हैं कि जो भी हमारा जज के लिए जो यह न्यूज जो है यह बहुत इम्पोर्टेंस है, इसीलिए कि आपको पेपर 1 में भी पढ़ने को आएगा, जीएस पेपर में भी, और आपको जीएस पेपर 2 में भी आपको आएगा। वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी है जो दिए गए हैं ताकि इससे आपको पढ़ने की जरूरत है। आप जानते हैं कि कानून मंत्री ने सीजेआई को पत्र लेकर के एमओपी को पुनर्गठन का दिए सुझाव। इस हिसाब को आपको यह सुझाव देते हैं कि जो भी जज की जो नियुक्ति होगी उसमें सरकार की भी हिस्सेदारी होना चाहिए। पहले ऐसी बात नहीं है और दूसरे देश में भी ऐसी बात नहीं है, जो कि आप जानते हैं कि अभी इजराइल में भी अभी एक कानून लाया गया था। जो भी उस देश में सुप्रीम कोर्ट है, जो भी उसमें जो भी जज से नियुक्ति होगी तो उसमें वहाँ का आपको सरकार के हिस्सेदारी के बारे में यह बताया गया था, ताकि उससे अभी हमारे भारत में भी अभी ये नई नियुक्ति पर भी सवाल उठाया जा रहा है, ताकि इससे यह होगा कि हमारे इसमें शोध करके और इसे बनाकर केंद्र को प्रतिनिधि को शामिल करने का भी जोर दिया जाए। ताकि इसमें ये देखा जाता है कि जो भी कानून हमारे जो बात कर लेते हैं कानून से रिलेटेड बात होती है, तो इसमें यह बताया जाता है कि हमें सरकार अपने काम करना चाहिए, लेकिन इसमें यह अपना जो उसके सदस्य है इसके बारे में यह लाने की बात बता रहे हैं। तो इसमें यह देखा जाता है कि जो भी हमारा जो मौजूदा में कॉलेजियम का प्रणाली इस हिसाब से बताया जाता है कि हमें किस हिसाब से अपने जज की नियुक्ति में अपने हिस्सेदारी बढ़ाने की आगे की बात कर रहे हैं। अब इसमें ये देखना है कि कानून मंत्री ने पत्र में यह प्रस्ताव क्यों रखा गया है। आखिर इस हिसाब से आप जानते हैं कि एक एसईसी होनी चाहिए जो कि नामों का पैनल जो तैयार करे, ताकि इसमें केंद्र सरकार भी एक प्रतिनिधि हो। हाईकोर्ट को न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एसईसी से राज्य सरकार की यह सदस्य शामिल होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें सरकार की ये सदस्य क्यों आएगी, इसमें जरूरत ही क्यों है। जो हमारा जो न्यायपालिका है उसमें फ्रीडम है, जो अपने अनुसार वो अपने जज को नियुक्ति होती है, फिर उसमें अपने उसी हिसाब से न्याय भी दिया जाता है, ताकि इसमें सरकार के अपना हिस्सेदारी बनाने और अपने सदस्य को इसमें शामिल करने के लिए अपना कुछ अलग अलग तरह के कानूनी बनाते हैं। इसमें यह भी देखा गया है कि अभी यह व्यवस्था जो है हमारे यहाँ, जो कि हाई कोर्ट को नियुक्ति और ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की कॉलेजियम करता है। बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि हमारा जो भी नियुक्ति होती है न्यायाधीश का हाई कोर्ट का, तो उसका और उसका सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रांसफर होती है वो आपको न्यायाधीश के माध्यम से वो किया जाता है, जो कॉलेजियम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाला सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ न्यायाधीश को कॉलेजियम करता है। लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश पर सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है।
अब देखिए कि सरकार जो है, सरकार न्यायाधीश अपने सदस्य को इसमें शामिल करना चाहती है और इससे सरकार की मंशा क्या है वो तो पता चलेगा। लेकिन इसमें यह भी बताया कि जो भी हमारे कॉलेजियम का जो सिफारिश रिपोर्ट आता है उस पर सरकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। इसमें यह भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति को लेकर के न्यायपालिका सरकार के बीच चल रही है खींचतान का नया मोड़ आ चुका है। यानी कि हमारे जो देश की ये बहुत पहले से भी कुछ समय से चल रहा है कि जो भी जज की नियुक्ति हो उसमें की सरकार की उसमें हाथ होना चाहिए। और इसमें यह भी बात देखने की जरूरत है कि केंद्र कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी बात बताई है कि हमें जो भी इसमें कानून मंत्री के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली से एक अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए शोध और मूल्यांकन समिति करनी है। यानी कि आप जानते हैं कि यह इस हिसाब से अपने या सरकार या न्यायाधीश में अपने हिस्सेदारी बताने के लिए ये बताते हैं कानून मंत्री की जो भी कॉलेजियम है जिस हिसाब से न्याय प्रणाली चल रही है उसमें हमें पारदर्शिता लाना है। आखिर जो भी जज का जो नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट या इसमें हाई कोर्ट सबको मिलने के बाद इसकी नियुक्ति की जाती है सिफारिश पर, लेकिन इसमें सरकार इस बात को नहीं मान रही है। उस पर अपना एक कॉलेजियम पर प्रणाली पर सरकार ने कई बार सवाल उठ चुकी है, लेकिन दूसरी बार इसे सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश सरकार द्वारा लंबे समय तक के दबाए रखने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि हमें मौजूदा व्यवस्था में यही कानून है पर यह पालन होना चाहिए कि पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कॉलेजियम व्यवस्था बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर सवाल उठाए थे। अब जानते हैं कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो है जगदीश धनखड़ जी है, उसने अभी यह सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाते हुए खारिज कर दिए थे कि ताकि इसमें अलग अलग तरह के ऐसे सरकार के पत्र को विवाद के कई दबाव देते रहते हैं। लेकिन यह सूत्र में यह भी बताया जाता है कि कानून मंत्री 6 जनवरी को यह पत्र भेजा था, लेकिन इस पत्र में यह हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के सरकार एक महत्वपूर्ण पक्षकार है और ऐसे में हम नियुक्ति पैनल तैयार करने में उसके विचारों का भी महत्व मिलना चाहिए। लेकिन इसमें यह भी पता है कि जो भी इसके सरकार के तरफ से इसकी बात करें तो उससे पहले सरकार को हम 2017, 18 और 21 की बात करेंगे तो इसमें जिक्र भी किया जा चुका है, ताकि उसमें अभी न्यायाधीशों की नियुक्ति के सरकार को कोई दखल नहीं है। हम जानते हैं कि 2017 और 18 और 21 में इस बात को यह भी कहा गया है कि जो भी हमारे जजों की जो नियुक्ति होती है उसमें सरकार की किसी भी तरह का हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन सरकार सिर्फ एक बार नामों को पुनः विचार के लिए कॉलेजियम को वापस भेज सकती है। यानी कि जो भी हमारी जो प्रक्रिया है जजों की नियुक्ति के लिए वह एक बार सरकार ये चाहती है कि उसके कॉलेजियम को वापस भेज सकते तथा कॉलेजियम द्वारा दोहराए जाने पर सरकार नियुक्ति करनी होती है। अब जानते हैं जो भी हम आपका कॉलेजियम के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है वह फिर सरकार के पास भेज देती है, फिर सरकार उस पर मोहर लगा देती है, फिर वहां पे उसे नियुक्ति कर दिया जाता है। आप ये देखिए कि यह कानून से रिलेटेड मामला है और यह आपका पेपर 2 के जीएस पेपर 2 के में आपको जाएगा। आप अगर ऑप्शनल पेपर आप लेते हैं पीएसआई तो उसके लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आपको अलग अलग तरह के इसको नोट्स बनाना है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंस न्यूज है। अगर मैं आगे बात करूं इसमें कि नेपाल में दुर्घटना बीमा के ये आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने के, ये आपके लिए उतना जरूरत नहीं है। दूसरी पॉइंट है आपके सामने में कि इसमें देखना है कि अभी जो आपका जो न्यूज आया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक देख सकते हैं कि एलजी को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने ही पड़ेंगे सीएम। बिल्कुल आप जानते हैं कि जो भी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का जो एक बार आदेश दे दिया जाता है उस पर सभी व्यक्ति फॉलो करते हैं। तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल अभी रोड पर उतर चुके हैं ताकि एक शिक्षक को फिनलैंड भेजने के मुद्दे पर उनका फाइल जो है वो आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए और इसके मंत्री और सीएम सभी नेतृत्व में आ चुके हैं।
आप एक बात भी ध्यान कर लीजिए कि इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट और संविधान के दायरे में ही रह करके किसी भी डिसीजन या कोई भी हम आदेश दे सकते हैं, उससे ऊपर आदेश नहीं दे सकते हैं। इस बात को सभी हमारे जो देश के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उनको इस बात को समझने की जरूरत है। अगर हमारा कोई भी राष्ट्र के लिए आगे की ओर प्रगति कर रहा है तो उस पर हमें परमिशन दे देना चाहिए। आखिर इसमें यह भी देखा जा रहा है कि पुराना किला में इस बार 31 वर्ष से आगे बढ़ेगा SI। ये आपको उतना भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि गेम चेंज होगी अग्नि योजना मोदी। आप जानते हैं कि अग्निपथ से हमारे जो सेना की जो नई भर्ती हुई है, इस पर अग्निवीरों को बैच को या वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए यह संबोधित करते हैं कि अब हमारे देश में युवा होने के साथ ही नई नई तकनीकी और दक्ष को भी हमारी सेनाएं सीख सकती है और आने वाले चुनौती को हमारे सेना अच्छे से उसे मुकाबला कर सकती है। आगे की बात कर लेंगे। आप जानते हैं कि भारत ब्रिटेन के बीच वर्ष में रणनीति वार्ता हुई है। ये आपको इंटरनेशनल न्यूज है और ये इंटरनेशनल न्यूज आपको बहुत ही पढ़ने की जरूरत है। इससे यह पता चलेगा कि हमारा भारत और ब्रिटेन के बीच में ब्रिटेन के वर्ष 2030 तक के रणनीति वार्ता का दौर शुरू। अब देखिए कि यह जो न्यूज है यह आपका किस हिसाब से वार्तालाप हो रही है, इसके बारे में आपको ध्यान करने की जरूरत है। अब देखिए क्या है, हमारे जो भारत और ब्रिटेन के बीच में जो बात होगी इस पर कुछ बताया गया है। इसमें देखना कि विदेश सचिव ने ब्रिटेन के विदेश उप मंत्री क्वेटन के बीच रोड मैप पर बातचीत। यानी कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज एक हमारे बनने से उससे ये होता है कि उसके लिए एक रोड मैप बनने चाहिए। जब तक ये रोड मैप नहीं बन जाता है तो आपको उसे अच्छे से आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हमारा किस हिसाब से हमारे भारत और ब्रिटेन के बीच में समझौता हुआ है। अब देखिए इसमें ये जानने की जरूरत है कि 2030 तक के हमारा रणनीति कैसा होना चाहिए। इसमें अगले साल में नया मुकाम FTF पर भी बातचीत आगे बढ़ेगी। अब देखना है कि ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिरता आने के भारत के साथ उनकी रणनीतिक वार्ता का दौर तेजी शुरू हो गया है। इसमें यह भी बताया जाता है कि सोमवार को दोनों देश के बीच 2 वर्ष 2030 के रोडमैप पर बातचीत हुई है। दोनों देश मौजूदा रणनीति रिश्तों को अगले 7 वर्ष में नया मुकाम देना चाहते हैं। आप बात जानते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच में यह एक समझौता हुआ है जो कि 2030 तक के दोनों देश का इस एक रोड मैप होना चाहिए और उससे हमारा जो अगले 7 वर्ष तक के एक नया मुकाम देखना चाहते हैं। अब देखिए कि नए मुकाम क्या देखना चाहते हैं। आपको यह पता भी होना चाहिए कि 2023 का लक्ष्य किया जाना है ताकि बैठक में भारतीय टीम की अगुवाई में विदेश सचिव विनय ने, जबकि ब्रिटेन की टीम की अध्यक्षता विदेश उप मंत्री ने फिलिप वाटन ने किया, ताकि इससे यह पता चले कि हमारे पास जो वाटन भारत की यात्रा पर है और उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से होने वाली है। अब इसमें यह भी बताया जाता है कि विदेश मंत्री की तरफ से बताया गया है कि सोमवार की उच्च स्तरीय वार्ता से मौजूदा द्विपक्षीय रिश्तों में संबंध उठाए जाने की बात बताया गया है। इससे यह होगा कि हमारे भारत और ब्रिटेन के बीच में अच्छे संबंध होगा और व्यापार भी FTA भी शामिल है इसमें, जो कि मुक्त व्यापार समझौता। कुछ दिन पहले हम जो बात हुई थी, जो ब्रिटेन का जो वहाँ का कुछ गलत बयानबाजी दे देने के कारण में अब FTA जो हुआ इस पर रोक लग गया था, दोनों हमारे भारत के तरफ से भी और वहाँ, क्योंकि भारत के बारे में कुछ गलत बयानबाजी दे दिया था ब्रिटेन में, इसीलिए इस समझौता के रोक दिया गया था, ताकि इससे यह पता चले कि भारत भी अब उसके सामने
हर बात के जवाब देने के लिए तैयार है। अगर सही से बात करेगा तो सही से भारत भी बात करेगा, अगर उल्टा जवाब देगा तो भारत भी किसी भी अपने व्यापार में वह शामिल नहीं कर सकता है, समझौता नहीं करेगा। इससे यह चाहते हैं कि दिसंबर 2022 में जो ब्रिटेन के कारोबार मंत्री केमी वार्टेनोक ने भारत की यात्रा पर आए थे, जब उन्हें मुक्त व्यापार समझौता के छठे दौर की बातचीत हुई थी, उसमें यह भी कहा गया था कि दोनों देश जल्द से जल्द इस व्यापक FTA पर बातचीत पूरी करना चाहते हैं, ताकि इससे यह हो कि दोनों हस्ताक्षर को लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। अब इसमें यह है कि बैठक में अफगानिस्तान, यूक्रेन, हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, और इसमें यह भी बताया गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से भारत एवं ब्रिटेन के बीच होने वाले विमर्श में एक खास स्थान रखने लगा है। आप जानते हैं कि FTA जो हुआ मुक्त व्यापार समझौता ये बहुत ही जरूरत है एक देश दूसरे देश के लिए। इसमें कुछ ऐसे भी है जो कि अफगानिस्तान, यूक्रेन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में कुछ मुद्दे ऐसे भी है जिस पर चर्चा करने की बात है, और हमारा एक दूसरे से व्यापार होगा तो तभी जाकर के आगे की ओर बढ़ सकता है दोनों देश। अब जब अगर मुक्त व्यापार जो समझौता इससे जो होती है, इससे यह पता चलता है कि इसमें दोनों देश के फायदा है। अब ये सोच करके ब्रिटेन सोचेगा नहीं कि मुझे ही सिर्फ फायदा है, तो भारत वहां पे इससे समझौता नहीं कर सकता है। अगर समझौता होती है तो हमारे दोनों देश को इससे फायदा होती है। ये आपको इंटरनेशनल मामला में जाएगा, इसीलिए आपको इसको इंटरनेशनल में आपको रखने की जरूरत है और आप इसको समझ सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट ये आया कि CJI की नियुक्ति से जुड़ी पूर्ण विचार याचिका खारिज हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पूर्ण याचिका पर सुनवाई के लिए कोई आधार नहीं है। पहले हमें 11 नवंबर को हुई खारिज, फिर 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि नियुक्ति आदेश में कोई त्रुटि इंगित नहीं कर पाया याचिकाकर्ता, यानी कि जो CJI की नियुक्ति से जुड़ी जो भी मामला है ये आपको बहुत ही जरूरत है और इसके आपको पढ़ने की जरूरत है और इस पर नोट्स बनाने की जरूरत है। ये भी न्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आखिर ये आपको जनरल पेपर 2 में और आपको PD में भी काम आएगा, इसीलिए आपको यह इम्पोर्टेंस है। आप सिविल सर्विस के लिए रिलेटेड न्यूज, आप जब मेंस इंटरव्यू में भी जाएंगे तो वहां भी आपसे इस हिसाब से अगर क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप अपनी बात को अच्छी तरह से आप रख सकते हैं। अब देखिए कि आपके जो संसद का बजट सत्र जो 31 जनवरी को शुरू होगा, बजट से भी आपको क्वेश्चन आती है सिविल सर्विस में, इसके आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें OPS राज्य के वित्त प्रबंधन के लिए खतरा। और देखिए ये इकोनॉमिक्स न्यूज है, ये आपको भी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए कि आपको अपने अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। आप सभी न्यूज के क्या काम करेंगे, एक छोटी छोटी आपको इकाई में आप उसको बांट सकते हैं और उससे यह होगा कि आपकी अपनी तैयारी के लिए आप अच्छे से उसको देख सकते हैं और आपको बना सकते हैं नोट्स, तभी आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। थैंक यू।